नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हमारे लेक्चर 3 मैथमेटिकल फिजिक्स में कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड पर चर्चा करेंगे। हमने पिछली कक्षा में ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर स्केलर फील्ड पर चर्चा करी थी। तो आइए हम सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। जब भी कर्ल की बात होती है तो बेसिकली फिजिक्स में कर्ल का जो प्रयोग है वो रोटेशनल के कंसेप्ट में किया जाता है कि जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है कि अगर कोई भी फोर्स का कर्ल अगर जीरो है तो वो फ्रेम हमेशा इररोटेशनल फ्रेम होगा, और अगर वो कर्ल जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो फ्रेम रोटेशनल फ्रेम है, यानी कि ये घूर्णन की स्थिति में हम कर्ल को उपयोग में लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर फील्ड में कर्ल का क्या उपयोग है। तो कर्ल के वेक्टर फील्ड को समझने के लिए हम इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। हम इसको रेखा समाकलन या लाइन इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं कि कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड से आप क्या समझते हैं, तो पहले आप हिंदी में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किसी सदिश क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल की परिसीमाओं पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है, और यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसकी परिसीमाओं पर रेखा समाकल किया गया हो। अर्थात अगर मैथमेटिकल रूप में मैं इसको बोलूं तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएल। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएल अपॉन डी ए। डी ए मतलब क्षेत्रफल और एकांक लंबाई का एन कैप इसके साथ रहेगा। तो इंग्लिश में अगर हम इसकी डिफाइन करें तो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इज अ लाइन इंटीग्रेशन इन पर यूनिट एरिया ऑफ स्केलर फील्ड which has direction perpendicular from the plane in mathematical form। आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। आपके सामने एक ये डायग्राम है जिसमें दो प्रकार की पृष्ठ बनी हुई है, H1 DU1 और H2 DU2 और OGCD इसका नाम है। यहाँ से ये U1 और यहाँ से ये U2 को प्रदर्शित कर रहा है। तो इफ कर्ल F वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, अगर किसी भी फोर्स का कर्ल जीरो है देन फ्रेम इज इररोटेशनल। तो फ्रेम जो होगा, जो निर्देश तंत्र होगा वो इररोटेशनल होगा या अघूर्णीय निर्देश तंत्र होगा। और किसी भी कर्ल F को हमको डिफाइन करने का जो तरीका है वो ये है कि कर्ल F को आप डेल क्रॉस F वेक्टर लिख सकते हैं, जहां डेल का मान आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। इसी तरह फोर्स को आप एक वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। और किसी भी कर्ल को जब आपको हल करना होगा तो आपको डिटरमिनेंट मेथड यानी सारणिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये कर्ल एफ को आप इस तरह से लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इसका एक्सप्रेशन आएगा कि जब हम इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है। तो डेल एफ जेड बाय डेल वाई आप देख सकते हैं डेल एफ जेड बाय डेल वाई माइनस डेल एफ वाई बाय डेल जेड, और साथ में क्या आ जाएगा आई कैप। ये आपने पिछली कक्षाओं में किया हुआ है। तो इस तरह से इस सारणी को आप हल करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसके आगे के बारे में चर्चा करते हैं कि इन वेक्टर कैलकुलस में कर्ल का क्या इंपॉर्टेंस है। कि इन वेक्टर कैलकुलस द कर्ल इज अ वेक्टर ऑपरेटर। ये कर्ल यहाँ पे एज अ वेक्टर ऑपरेटर, एक वेक्टर के ऑपरेटर की तरह डिफाइन होगा दैट डिस्क्राइब द इनफाइनाइट रोटेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन 3D स्पेस। किसी भी 3D स्पेस के अंदर जो वेक्टर फील्ड है उसमें इनफाइनाइट रोटेशन को मेजर करने के लिए हम कर्ल को स्टडी कर रहे हैं। इन 3D space of vector field whose curl is zero is called irrotational। that is important point कि अगर कभी भी कर्ल का मान जीरो है तो वो क्या होगा, irrotational होगा। कई बार कई फंक्शंस को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में क्वेश्चन में दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि प्रूव करिए कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेशनल है या इररोटेशनल है। तो आपको उसका कर्ल एफ कैलकुलेट करना होता है। अगर कर्ल एफ जीरो आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि दिस फ्रेम इज रोटेशनल, और अगर कर्ल एफ जीरो नहीं आता है तो आपको कह देना है कि दिस फ्रेम इज रोटेशनल। द कर्ल इज फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड।
लेट कंसीडर टू प्लेन्स, आपने टू प्लेन्स कंसीडर किए u1 एंड u2। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में आपके पास एक प्लेन ये वाला है, दिस वन u1 एंड दिस प्लेन इज u2। तो दो प्लेन आपके पास है u1 एंड u2 एंड हैविंग स्मॉलेस्ट एरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कर्ल। तो आपको क्या करना है कि 0 टू d a वेक्टर डॉट dl वेक्टर, आप एक लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं 0 टू d के बीच में। तो आप देखिए 0 टू d कहाँ पर है, ये 0 है और ये आपका d पॉइंट है। तो 0 से d के बीच में अगर आपको लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है तो a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू d a डॉट dl इज इक्वल टू a1 h1 du1। ठीक है, इसी प्रकार लाइन इंटीग्रेशन अलोंग द पाथ cg, आप cg पे आएंगे तो cg वाला पाथ कौन सा है, दिस वन c एंड g। तो जब cg पे जाएंगे तो एक तो ये वाला पाथ कैलकुलेट होगा और साथ में ये वाला पाथ भी कैलकुलेट होगा। तो ये पाथ दोनों जब कैलकुलेट होंगे तो c से g के लिए लाइन इंटीग्रेशन अलोंग द पाथ अगर आप लेते हैं तो a वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस ऑफ a1 h1 du1 प्लस 1 अपॉन h2 डेल बाय डेल u2 a1 h1 du1 डॉट h2 du2। इसी प्रकार लाइन इंटीग्रेशन अलोंग DC, अगर आप DC पे जाते हैं तो आप देखिए ये रहा, ये आपका D पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंटीग्रेशन होगा लाइन इंटीग्रेशन अलोंग द पार्ट DC, तो D टू C A2 S2 ये पॉजिटिव रहेगा, du2 प्लस 1 अपॉन h1 डेल बाय डेल u1 a2 s2 du2 डॉट h1 du1। अब लाइन इंटीग्रेशन अलोंग GO की हम बात करें तो G पॉइंट आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है और ये पॉइंट यहाँ पर है। तो इसके अलोंग जो लाइन इंटीग्रेशन होगा दिस वन इज s2 du2। सो द लाइन इंटीग्रेशन अलोंग GO इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 s2 du2। अब अगर आपको टोटल रेखा समाकलन निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl, क्योंकि आपको पूरे को जोड़ना है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ a वेक्टर डॉट dl वेक्टर को जब आप लिखेंगे तो आप पहले वाला पाथ लिखेंगे a1 h1 du1, जो कहाँ से लिया है आपने, यहाँ से समीकरण 1 से। देन समीकरण नंबर 2 आप इसको दे दीजिए, 3 इसको दे दीजिए एंड 4 इसको दे दीजिए और समीकरण 1 2 3 4 को ऐड कर दीजिए। तो दो क्वांटिटी नेगेटिव है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप जब इसको टोटल लिखेंगे तो a1 h1 du1 माइनस a1 h1 du1 प्लस 1 अपॉन h2 डेल बाय डेल u2 a1 h1 du1 h2 du2, ये मान मैंने वहीं से लिखा है, प्लस थर्ड वाली इक्वेशन का जो वैल्यू है a2 h2 du2 प्लस 1 अपॉन h1 डेल बाय डेल u1 a2 h2 du2 h1 du1। ठीक है, माइनस लास्ट वाली टर्म ये वाली माइनस a2 h2 du2, तो माइनस a2 h2 du2। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी a वेक्टर डॉट dl वेक्टर वो आएगी डेल बाय डेल u1 a2 h2 माइनस डेल बाय डेल u2 a1 h1 और पीछे आएगा du1 du2। तो आप इसको एक्सप्लेन को ओपन कर लेंगे जब मैथमेटिकली सॉल्व करके तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा और इस इक्वेशन को मिलने के बाद ही आपको आगे का सारा काम समझ में आएगा। तो आज से आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप a वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन को लेंगे तो उस स्थिति में आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आपको अलग अलग कंडीशंस में कर्ल को कैलकुलेट करना है। तो जैसे ये एक नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, अगर हम कर्ल a वेक्टर u3 की बात करते हैं तो जब आप u3 की बात करेंगे तो वहां पे इसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ a वेक्टर डॉट dl वेक्टर अपॉन h1 du1 डॉट h2 du2। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपको कर्ल a की डेफिनेशन क्या बताई। मैंने आपको यहाँ पे कर्ल a की डेफिनेशन बताई कि कर्ल a इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl अपॉन dA n कैप। तो यहाँ जो dA है वो आपका एक क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल जब पृष्ठ का आप लेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा h1 du1 h2 du2, लेकिन ये कब होगा, जब आप u3 पृष्ठ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन की वैल्यू तो आपने यहाँ रख देनी है, डेल बाय डेल u1 h2 du2 माइनस डेल बाय डेल u2 h1 a1, और इकाई सदिश के तौर पे आप वहाँ n कैप था, यहाँ e3 कैप यूज कर लीजिए और नीचे आ जाएगा h1 h2। इसी तरह से अगर आप कर्ल a u2 ज्ञात करते हैं तो कर्ल a u2 इज इक्वल टू हो जाएगा e2 कैप
और यहाँ U है यहाँ, इसलिए यहाँ पे H3H1 आ जाएगा। जैसे यहाँ U3 था तो यहाँ क्या आया H1H2, ऐसे ही यहाँ U2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा H3H1, और अंदर क्या आ जाएगा H1A1 माइनस डेल बाय डेल U1 H3A3, क्योंकि 2 वाला है तो अंदर 1 और 3 के कंपोनेंट आएंगे, 3 वाला है तो अंदर 2 और 1 के कंपोनेंट, साइक्लिक फॉर्म में चलेगा। इसी प्रकार अगर 1 है तो यहाँ पर 3 और 2 के कंपोनेंट आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कर्ल ए सदिश है उसको आप ज्वाइंटली अगर लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, कर्ल ए वेक्टर U1 प्लस कर्ल ए वेक्टर U2 प्लस कर्ल ए वेक्टर U3। अब आप इन तीनों की वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आप जब पुट करेंगे तो आपको टोटल कर्ल ए मिल जाएगा। तो कर्ल ए की वैल्यू क्या मिलने वाली है, E1 कैप अपॉन H2 H3 डेल बाय डेल U2 A3 H3 माइनस डेल बाय डेल U3 A2 H2 प्लस ऐसे ही E2 कैप अपॉन H3 H1 डेल बाय डेल U3 A1 H1 माइनस डेल बाय डेल U1 A1 H1 प्लस E3 कैप अपॉन H1 H2 डेल बाय डेल U1 A2 H2 माइनस डेल बाय डेल U2 A1 H1। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कर्ल ए की जगह ये कर्ल ए U1 प्लस कर्ल ए U2 प्लस कर्ल ए U3 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दी है। तो इससे जो आपको वैल्यू निकल के आई है इसका नाम है कर्ल ए वेक्टर। अब ये जो कर्ल ए वेक्टर आपने पढ़ा है इससे संबंधित कुछ 3 पॉइंट मैं आपको आगे बता रहा हूं। अभी हमको एक टॉपिक इसमें और डिस्कस करना है, डाइवर्जेंस। उसको पढ़ाने से पहले मैं उसका फॉर्मूला आपको डिस्कस कर देता हूं, बिकॉज कि इस यूनिट के आगे के जितने भी पार्ट हैं उन पार्ट्स के अंदर हमको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल कैलकुलेट करना है। जैसे अगर मैं आपसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो वहां परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की गणना कीजिए। तो एटलीस्ट हमको सबसे पहले ये कंफर्म होना जरूरी है कि ग्रेडियंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या है और कर्ल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो आइए अपन इसको और आगे डिस्कस करते हैं कि माना कि कोई भी फंक्शन साई x, y, z आपके सामने है और उसको डेल साई के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, आई कैप डेल साई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल साई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल साई बाय डेल जेड। अब यहाँ जो डेल है दिस इज द ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो इसको आप इस तरह से अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे ये U1 के लिए लिखा, ये U2 के लिए लिखा और ये U3 के लिए लिखा। तो अगर अपन इसको आगे जाके देखें तो अगर E1, E2 और E3 कैप आर दी यूनिट वेक्टर्स हम कंसीडर करें तो आप डेल साई को क्या लिख सकते हैं, E1 कैप 1 अपॉन H1 डेल साई बाय डेल U1 प्लस E2 कैप 1 अपॉन H2 डेल साई बाय डेल U2 प्लस E3 कैप 1 अपॉन H3 डेल साई बाय डेल U3, जहां पर H1 जो है उसका वैल्यू ये है, H2 का वैल्यू आपके सामने लिखा हुआ है और H3 का वैल्यू भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये जो टर्म है ये कहलाती है आपकी ग्रेड फाई। क्या कहलाती है, ग्रेड फाई। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के लिए ग्रेड की बात होगी तो तुरंत आपके माइंड में ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ग्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं डाइवर्जेंस की बात करूं तो डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए, जिसको आप डेल डॉट ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्विवेलेंट होता है लिमिट टो इक्वल्स टू 0 टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस अपॉन डी टो। तो यहाँ जो डी टो है दिस इज द वॉल्यूम एंड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस इज द कॉल्ड फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, जो कि एक फ्लक्स की परिभाषा भी है। तो और अगर हम इस प्रकार की जो डाइवर्जेंस की जो डायग्राम है उसमें हमेशा डी टो जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू क्या रहेगा, डी टो इज इक्वल टू H1 du1 डॉट H2 du2 डॉट H3 du3। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्ल में हम यहाँ पर एरिया dA लेते थे तो हम वहां पे दो कंपोनेंट लेते थे H1 du1 और H2 du2। तो आगे अपन इसको देखें
तो किसी भी डाइवर्जेंस का अगर आपको फॉर्मूला, अभी मैं इसको कैलकुलेट भी करके आपको बताऊंगा, तो जब आप डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला लेंगे तो वो क्या मिलने वाला है आपको, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3 del by del u1 a1 h2 h3 प्लस del by del u2 a2 h3 h1 प्लस 1/del u3 a3 h1 h2। याद रखने का तरीका यह है कि जब यहाँ del u1 होगा तो यहाँ a1 आएगा, बाकी h2 h3 साथ में आएंगे। जब यहाँ u2 होगा तो a2 आएगा, लेकिन यहाँ पे h3 और h1 आएंगे, h2 नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार जब यहाँ del u3 है तो यहाँ a3 आएगा, लेकिन h1 h2 आएगा, h3 नहीं आएगा। इसी प्रकार अभी आपने कर्ल को भी कैलकुलेट किया है, तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कुछ स्पेसिफिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये डाइवर्जेंस का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ लेना है कि डाइवर्जेंस किस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब भी आप डाइवर्जेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए कि जैसे ही आपने ये डायग्राम लिया डाइवर्जेंस का, तो d2 की वैल्यू तो आपको मालूम पड़ गई, h1 du1 डॉट h2 du2 डॉट h2 h3 du3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर को कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन आने वाला है del बाय del u1 a1 h2 du2 h3 du3 du1 प्लस del बाय del u2 a2 h3 du3 डॉट h1 du1 और पीछे du2 प्लस del बाय del u3 a3 h1 du1 h2 du3 और साथ में du3। तो ये पूरी वैल्यू आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds की आ गई। ये पूरी वैल्यू आपको ऊपर रख देनी है और अपॉन में नीचे क्या रख देना है, h1 du1 डॉट h2 du2 डॉट h3 du3। तो जब ये सारी वैल्यू आप रखेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ a, जिसकी वैल्यू है 1/h1 h2 h3 del by del u1 a1 h2 h3 प्लस del by del u2 a2 h3 h1 प्लस del by del u3 a3 h1 h2। तो जो मोटी सी बात है, आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि सर ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं या क्या। आपको क्या करना है, आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ताकि आप आगे के स्पेशल कोऑर्डिनेट्स के लिए इनको कैलकुलेट कर सकें। तो अगर जैसे छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आगे चर्चा करें तो आप देखिए सम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स जो हैं, बेसिकली हम यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स को चर्चा करने वाले हैं। पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द 3 सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। आप सभी जानते हैं कि इस सिस्टम में 3 सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, और उसको आप डिनोट भी करते हैं लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के निर्देशांक आपने कहे u1 u2 u3, लेकिन जब आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे तो वहां u1 क्या कहलाएगा आपका x, u2 क्या कहलाएगा y, u3 क्या कहलाएगा z। ठीक इसी प्रकार E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप आपके कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर हैं, लेकिन अभी हम स्पेशल केस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आपको E1 कैप की वैल्यू क्या लेनी है, I कैप, E2 कैप की वैल्यू लेनी है J कैप और E3 कैप की वैल्यू लेनी है K कैप। आप जानते भी हैं कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो यूनिट वेक्टर हैं वो I कैप, J कैप और K कैप लिए जाते हैं। अब आगे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है वो आता है H1 H2 और H3। तो इस केस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में H1 H2 H3 तीनों ही बराबर होते हैं और उनका मान 1 लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार A1 A2 और A3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो एरिया हम लेंगे वो A1 की वैल्यू लेंगे AX, A2 की वैल्यू लेंगे AY और A3 की वैल्यू लेंगे AZ। तो ये जो टर्म है ये स्पेशली फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको यूज करनी है। अब अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो आप देखिए ग्रेडियंट क्या होता है। आप अगर यहां से चलें तो आपको जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला मिला है वो ये मिला है। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या कर देना है, E1 कैप की जगह I कैप लिख देना है।
H1 की जगह 1 लिख देना है, E2 कैप की जगह J कैप लिख देना है, H2 की जगह 1 कर देना है, E3 कैप की जगह K कैप कर देना है और H3 की जगह आपको 1 लिख देना है, क्योंकि ये कंडीशन आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए रखी है। तो जब आप ये वैल्यूज रखेंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। वैल्यूज रखने के बाद आपको ऐसा नजर आएगा कि ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल बाय डेल साई बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल साई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल साई बाय डेल जेड के कैप। तो ये वैल्यू आप पहले से भी जानते थे कि ग्रेड फाई की वैल्यू डेल साई की ये होती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या कर देना है, डाइवर्जेंस वाले फॉर्मूले में ये पैरामीटर फिट कर देना है। u1 की जगह x, u2 की जगह y, u3 की जगह z, e1 की जगह i कैप, e2 की जगह j कैप, e3 की जगह k कैप, h1, h2, h3 की जगह 1 और a1 की जगह ax, a2 की जगह ay और a3 की जगह az। तो जब ये सारी चीजें आप रखेंगे तो आप देखिए डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आपके पास ये वाला है। इस डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में जब आप रखेंगे तो यहाँ h1, h2, h3 तो 1 हो जाएगा, तीनों तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया। यहाँ पे a1 की जगह ax रख देंगे और ये 1 हो जाएगा। तो डेल ax अपॉन डेल u1 प्लस डेल a2 की जगह ay रखेंगे तो डेल ay अपॉन डेल u2 प्लस डेल az अपॉन डेल u3। तो आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ a की वैल्यू क्या निकल के आई है, डेल ax अपॉन डेल x प्लस डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z। ठीक इसी प्रकार आप कर्ल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कर्ल को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कर देना है कि जो कर्ल वाला फॉर्मूला है यानी ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको E1 की जगह आई कैप रख देना है, E2 कैप की जगह J कैप रख देना है, E3 कैप की जगह K कैप रख देना है। यहाँ H2 H3 दोनों 1 है तो 1 इंटू 1 1, H3 H1 भी 1 1 है तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1। तो यहाँ क्या बचेगा, आई कैप, A3 की जगह आपको AZ रखना है और A2 की जगह AY रखना है। तो आप क्या लिखेंगे, कर्ल ऑफ A इज इक्वल टू डेल बाय डेल U2 AZ माइनस डेल AY अपॉन डेल U3। तो ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पुट करते हैं तो आपको कर्ल A की वैल्यू मिलती है, जिसको आप कर्ल ऑफ A वेक्टर लिखते हैं, जिसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप इस प्रकार लिखेंगे आई कैप J कैप K कैप और डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल z, ax, ay, az। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ये तीन पैरामीटर आपने कैलकुलेट किए कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट को यूज करते हुए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने उसको अप्लाई किया तो आपको ग्रेड फाई मिला, आपको डाइवर्जेंस A मिला और कर्ल A मिला। तो मेरे हिसाब से आपको काफी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी प्रकार से हम अगले दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को और हल करेंगे, जिनका नाम है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इसको आगे चर्चा करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिकल फिजिक्स को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।